हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल सैंपल पेपर की जो सीबीएसई ने रिलीज किया था फॉर बोर्ड 2023 एंड 24। इस सैंपल पेपर के हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे। सैंपल पेपर से पहले अगर आप ना सोच रहे हो आपको सैंपल पेपर की बुक खरीदनी है तो आप ना शिवदास की सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम की बुक खरीद सकते हो। इसमें आपको ना पास्ट 7 ईयर्स के बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे, मतलब लास्ट 7 ईयर्स के आपको जितने भी PYQ है आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इतने सारे यहाँ पे पेपर्स मिलेंगे लास्ट 7 ईयर्स के, दिल्ली के, सीबीएसई के या कंपार्टमेंट के। साथ में आपको ना इसमें सैंपल पेपर भी मिलेंगे 5+5। 5 सैंपल पेपर तो पूरे आपको सॉल्व मिलेंगे बुक में, और 5 सैंपल पेपर के लिए आपको QR कोड मिलेगा जिससे आप वो सॉल्व कर सकते हो। टोटल 15+1 बोर्ड पेपर मिलेंगे। इसमें सारे जो भी पेपर है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट करिकुलम है। तो अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना तो आप ये सैंपल पेपर की बुक ले सकते हो और इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। Amazon का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सैंपल पेपर की 2023-24 का। ये सैंपल पेपर है, सीबीएसई ने रिलीज किया है, केमिस्ट्री थ्योरी का। टोटल 70 मार्क्स है, 3 आवर्स का ये एग्जाम है। टोटल 33 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस। सेक्शन ए में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लॉग टेबल और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद 1 करेक्ट आंसर और ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स है एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। तो हमें ना 4 सोल्यूशन दिए हैं, 2 HCl के हैं और 2 है हमारे CH3COOH के सोल्यूशन। अब जो HCl है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। वेराज CH3COH एसिटिक एसिड जो है वो पार्शली डिसोसिएट होता है। तो HCl की क्या होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब हमें ना 2 सोल्यूशन दिए हैं HCl के, तो आपको याद रखना है कंडक्टिविटी में ना जब आप ना डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, वाटर ऐड करते हो, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हमें ना 2 सोल्यूशन दिए हैं, एक है हमारा 0.01 मोलर और एक 0.1 मोलर। ठीक है, अब 0.01 मोलर है, इसमें क्या है, डाइल्यूशन है, इसमें ज्यादा वाटर है। वेराज 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अभी हमने बोला था जितना डाइल्यूशन होगा उतना कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, तो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है 0.1 मोलर HCl का, उसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन दिया, A+B इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, हमें ये कंपाउंड मिलेगा। अगर आप ये कंपाउंड देखोगे ना तो ये जो कंपाउंड है ये ना क्रॉस एल्डोल से बना है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो ये जो कंपाउंड है ये हम बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड से। ठीक है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH प्लस हम CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल मतलब C से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, जब हम ना OH लेते हैं ना, OH नेगेटिव, तो ये क्या करता है, अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन ऑफ एसिटोफिनोन से हाइड्रोजन को एक रिमूव करता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, CH2 नेगेटिव आता है चार्ज। अब ये जो है ना, ये इस वाले कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और ऑक्सीजन क्या करता है, सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा, बेंजीन के साथ CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं ना तो यहां से वाटर रिलीज हो जाता है, तो यहां से इस CH से OH और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें शो किया वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर C होगा, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द विटामिन्स विच कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं विटामिन्स, इनको हम ना फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है हमारा ADEK। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है विटामिन ADEK, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A विच अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो एक कीटोन A है जिसने आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके हमें ये कंपाउंड दिया,
और येलो प्रेसिपिटेट दिया है आयोडोफॉर्म विच इज CH3। सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे, हमें प्रोडक्ट जो दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COONA, ये हमें प्रोडक्ट दिया प्लस CH3 आयोडोफॉर्म मिलेगा। अब इस रिएक्शन में ना इनिशियली हम क्या लेते हैं, NaOH प्लस I2 के साथ हम रिएक्ट करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, याद रखना इसमें 1 जो कार्बन होता है वो लेस होता है देन द रिएक्टेंट, और जो ONA है ना, अगर हम बात करें ONA, इसकी जगह ना CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इनिशियल कंपाउंड की बात करेंगे वो होना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ONA की जगह क्या होता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इनिशियल कंपाउंड होगा। इसका हमें आयोपैक नेम बताना है, नंबरिंग करेंगे, कीटोन को प्रेफरेंस मिलेगी तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट। थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है 3 इन 2 ऑन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। अगर हम हेलोएरिन की बात करें तो बेंजीन के साथ क्या है जुड़ा हुआ, हमारे पास X हेलोजन जुड़ा हुआ है और इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या शो कर सकते हैं, प्लस R इफेक्ट। तो ये रेजोनेंस शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो हेलोजन एटम है वो कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की बात करेंगे जैसे RMgX, ठीक है। अब जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट तो होता है, दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट, बट इट इज पोलर इन नेचर। नॉन पोलर वो नहीं होता है, वो पोलर होता है। मतलब कार्बन पे ना डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि वो मेटेलिक होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, मैच द प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। हमें प्रॉपर्टीज मैच करनी है। लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अगर हम बात करें तो जिंक की ना लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D10 4s2। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इसका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है। नेक्स्ट है शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन शो करता है +2 से +7 तक। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। जो Sc होता है वो कभी भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, क्योंकि नॉर्मली ना ये Sc3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d0, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करता। तो जो 6th है इसका आंसर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following statement is true? Molecularity of reaction can be 0 और fraction। तो ये स्टेटमेंट ना गलत है। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें ना तो उसमें क्या होता है, जब रिएक्शन है एक स्टेप में होता है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कोलाइड कर रहे हैं, तो वो ना 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं। इसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं और ये कभी 0 और फ्रैक्शन नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है ना ये मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, और मल्टीपल स्टेप में ना मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप की रिएक्शन है उसी में हम इसे देखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट C4H8NH3+ X नेगेटिव इज सॉल्युबल। तो हमें ना सपोज हमारे पास अमाइन है जैसे C4H8NH2, ठीक है, ये अमाइन है। अगर हम इसे HX एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है C4H8NH3+ एंड X नेगेटिव। अगर हम इस सॉल्ट की बात करें ना तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें क्या है, पोलैरिटी है, और ये ना सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में ये कंपाउंड क्या होगा, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी सॉल्युबल होगा। तो पोलर सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो वाटर में ये जो कंपाउंड है ये सॉल्युबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2-phenyl ethanol विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और इससे ना हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें ऑब्जर्वेशन बताना है 2-phenyl ethanol का। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजीन है CH2CH2OH, नंबरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये है 2-phenyl ethanol। अगर हम बात करें ना OH के साथ जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, लुकास रिएजेंट के साथ कोई टर्बिडिटी शो नहीं करता। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली शो करता है, सेकेंडरी आफ्टर सम टाइम, वेराज प्राइमरी अल्कोहल कोई टर्बिडिटी शो नहीं करता। तो इसका जो बी ऑप्शन है, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, if the initial concentration of substrate A is 1.5 molar after 120 second, the concentration of substrate A is 0.75 molar. Rate constant of the reaction for this zero order kinetics is. Suppose हमारे पास ना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जिसे हम R0 लिखेंगे, ठीक है। तो R0 का वैल्यू कितना है, 1.5 मोलर, ठीक है। तो ये क्या हमारी कंसंट्रेशन है। R का वैल्यू आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन हो गई 0.75 मोलर, और हमें ना टाइम दिया हुआ है 120 सेकेंड्स का। हमें ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है K की। हमें पता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में K का वैल्यू होता है R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T। R0 का वैल्यू है 1.5 माइनस 0.75, और टाइम कितना दिया है 120 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 120, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जीरो ऑर्डर में 0.00625। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, K का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर है। 11 है, एनिसोल जो है वो अंडरगो करता है ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। जो एनिसोल है ना, ठीक है, एनिसोल होता है बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन के साथ क्या कर सकते हैं, इसकी हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो याद रखना जो Br है ना, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Br ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कैटलिस्ट के बिना नॉर्मली अगर हमें ब्रोमिनेशन करना है, सपोज बेंजीन के साथ हम FeBr3 लेते हैं। FeBr3 क्या करता है, एक Br को ले लेता है, Br नेगेटिव को, Br प्लस को छोड़ता है, और जो Br प्लस है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकता है। बट इसमें ना हमें कैटलिस्ट की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है ना, ये हाईली क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। एक्टिवेटिंग का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बेंजीन की तरफ इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है कि वो Br को ना खुद क्या कर लेता है, पोलराइज कर लेता है। इसकी पोलराइजेशन करके खुद ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बना सकता है Br प्लस। सो आंसर हो जाएगा ए, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप ये रिएक्शन शो करता है इवन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। हम लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो हमें ये ट्रेंड दिखाई देता है। अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो ये ना एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से याद रखना साइज क्या हो जाता है, इनिशियली डिक्रीज हो जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे ना न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम आता है। और एंडिंग में क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होता है और थोड़ा सा साइज इंक्रीज होता है, और ये ट्रेंड आपको एटॉमिक रेडियाई में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट लेबल एज एजर्शन रीजन। तो अब हमारे एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है। एजर्शन है, एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करता है, सपोज आपके पास एल्कोहल है, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने क्या लिया, एक कार्बोकेटाइन लिया, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के कार्बन पे अटैक करते हैं। सो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। नेक्स्ट हमारा बन जाता है ROHC, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड हमारा बनता है ROC, और यहां पे आ जाता है
पॉजिटिव चार्ज। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और OH का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, इसमें ब्रेक होता है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब जो अल्कोहल है ना वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है, ठीक है। बट जो अल्कोहल होना चाहिए वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास है RCH2OH, तो ये ना क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। H+ जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH पॉजिटिव, ठीक है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अगर हमने सपोज क्या लिया है, Br नेगेटिव लिया है, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Br इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCH2Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और अगर हम यहां पे देखेंगे ना तो किसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है जब अल्कोहल दोनों की तरह काम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट रीजन दिया, द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में एजर्शन दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। तो ये जो स्टेटमेंट है हमें करेक्ट दिया हुआ है। सपोज आपने कोई टॉलिन लिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोज KMnO4 लिया है, इसको हाइड्रोलाइज किया आपने, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड दिया हुआ है रीजन, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेप में ये रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, अगर हम क्या चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एल्डिहाइड बने, तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम क्रोमाइल क्लोराइड ले सकते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड होता है जैसे CrO2 Cl2, और आप ले सकते हो CrO3। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन को बीच में स्टॉप कर देंगे। अब क्या है, एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट जो एजर्शन है ना ये रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इंटरमीडिएट स्टेप को भी ऑक्सीडाइज करके डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, वेयर एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एजर्शन दिया, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही शो करते हैं, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कंबाइन करते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होता है उनकी जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट की शेप के हिसाब से होती है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो ये भी रीजन भी हमारा क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जो एंजाइम्स है बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, तो इसे हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। बड़ी एजर्शन का जो ये रीजन है ये करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन होना चाहिए था, जो एंजाइम है उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और उस पर्टिकुलर शेप जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होती है, तभी वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन शो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, वेयर एज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजर्शन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हमने एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा इसलिए है, अगर हम कॉपर की बात करें, जब कॉपर ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कॉपर बनाता है, वेरएस अगर 2H+ लेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाता है, ठीक है। दोनों की अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, कॉपर का होता है 0.34 और हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है। अब याद रखना ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ना ज्यादा होता है ना तो वो कैथोड में ना हमेशा क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो इसमें क्या होगा, अगर देखा जाए तो जो कॉपर है इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रीजन दिया, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H+ to H2। तो रीजन वाली स्टेटमेंट हमारे करेक्ट दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो हमारा एजर्शन क्या है, गलत है, रीजन ट्रू है। तो डी जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
सेक्शन बी की बात करेंगे, इट कंटेन 5 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, रेडियो एक्टिव डिके दिया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई दिया हमें 1 ग्राम। तो हमें ना एक्स एंड वाई दिया हुआ है और दोनों कितने दिए हैं, हमें 1 ग्राम दिए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज। तो 2 डेज में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 48 आवर्स होते हैं। हमें दोनों का रेशियो बताना है। दोनों का हाफ लाइफ दिया, एक्स का दिया हुआ है हाफ लाइफ हमें 12 आवर्स और वाई का दिया हमें 16 आवर्स। ठीक है, तो हर 12 आवर्स में क्या होगा, एक्स क्या होगा, हाफ होगा, और वाई क्या होगा, 16 आवर्स में हाफ होगा। 12 टोटल हमें आवर्स दिए 48 आवर्स। तो हम इसको बना लेते हैं। सपोज इनिशियली क्या था हमारे पास, ये 1 ग्राम था। 12 आवर्स के बाद ये बन जाएगा हमारा 1/2, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अनदर 12 आवर्स के बाद ये हो जाएगा 1/4, अनदर 12 आवर्स के बाद हो जाएगा ये 1/8, और अनदर 12 आवर्स के बाद ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो अगर हम टोटल आवर्स देख लेंगे 12 + 12 + 12 + 12, तो टोटल कितने हो गए, 48 आवर्स। तो 48 आवर्स में कितना हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। y की बात करेंगे, इसका हाफ लाइफ कितना है, 16 आवर्स है। तो अगर हम ये इनिशियली 1 ग्राम था, तो 16 आवर्स के बाद ये हो जाएगा 1/2, अनदर 16 आवर्स के बाद हो जाएगा ये 1/4, अनदर 16 आवर्स के बाद ये हो जाएगा 1/8। अब 16 टोटल कितने हो गए, 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के बाद जो पहला कंपाउंड है वो था 1:16 और सेकंड कंपाउंड है हमारा 1:8। तो दोनों का रेशियो पता करना, ये हो जाएगा 8:16 और हमारा आंसर आ जाएगा 1:2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया, P + Q रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R इज ए हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें दिया है P + Q रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R। ये हाफ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू P एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q। तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, जो रेट है दैट इज इक्वल टू K P⁻², क्योंकि हाफ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू P। और हमें क्या बताना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट हमें पता होना चाहिए। यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, जो K है दैट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन n। n क्या होता है, ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर क्या हमारा, हाफ है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो रेट है इसके यूनिट होते हैं मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन के होते हैं मोल्स पर लीटर। n⁻⁴ कितना है हमारा, हाफ है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा हमारा मोल हाफ, ठीक है, लीटर माइनस n⁻⁴, और s हो जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 5% सोल्यूशन दिया हमें Na2SO4 10H2O का, मॉलिक्यूलर वेट दिया 322। ये आइसोटोनिक है विद 2% सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस X। हमें मॉलिक्यूलर वेट X का बताना है। सबसे पहले ना, ये दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। ठीक है, आइसोटोनिक दोनों है ना, तो दोनों का क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। पहले कंपाउंड की बात करेंगे, हमें दिया Na2SO4 10H2O। 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि ये प्रेजेंट है 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वैन हॉफ फैक्टर की, तो इसमें हम ना वैन हॉफ फैक्टर भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो I की बात करेंगे, जो Na2SO4 है ये डिसोसिएट करके 3 आइंस बनाएगा, तो I की वैल्यू इसमें 3 हो जाएगी। मेरा जो सेकंड कंपाउंड है जो हमें दिया हुआ है, इसमें 2% दिया हुआ है। 2% क्या है, ये 2 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, और हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है। फर्स्ट वाले का हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर वेट है 322, सेकंड वाले का हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, तो I का वैल्यू इसमें 1 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमें पता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू C1RT। ठीक है, ये हो जाएगा 1 C2RT। RT हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3। C क्या होता है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास, ये भी हो जाएगा मास बाय मोलर मास। पहले वाले कंपाउंड का हमें मास हमें दिया हुआ है, हमने बताया था 5 ग्राम होगा। मोलर मास कितना होगा, 322। सेकंड वाले कंपाउंड का मास हमने फाइंड किया, ये होगा
2 ग्राम्स। हमें इसका मोलर मास बताना है, तो जो m होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 322 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, 644 डिवाइड बाय 15, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 42.9 ग्राम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोराइड बेंजीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हमें डाइक्लोरोबेंजीन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा पैरा। अगर पैरा की बात करें ना तो ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और सिमेट्री की वजह से ये ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्थो, ठीक है। अगर ऑर्थो की बात करें तो हमारा क्या होता है, 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन होता है। इसका क्योंकि ये दोनों पास पास होते हैं ना, तो ओवरऑल इनका जो डाइपोल है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है। डाइपोल ज्यादा होने की वजह से याद रखना इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जो सबसे कम होता है, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है हमारा मेटा का, ठीक है। तो मेटा में क्या होता है, 1-3 पोजीशन पे क्लोरीन होता है। इसमें क्या होता है, ना तो इसकी ज्यादा सिमेट्री है, ना तो इसका ज्यादा डाइपोल होता है। सो ऐसे रिजल्ट इसका सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू बेंजीन। अगर सपोज हमारे पास क्या है, एक हेलोएरिन है, बेंजीन के साथ क्या है, हमने हेलोजन जोड़ा हुआ है, और एक तरफ क्या है हमारे पास, बेंजीन है, ठीक है। तो जो बेंजीन है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो बेंजीन पे इजीली अटैक करता है एज कंपेयर टू हेलोएरिन। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले जो हेलोएरिन में जो क्या होता है, हेलोजन होता है ना, ये ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये ना बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसे हम बोलते हैं -I इफेक्ट। और दूसरी तरफ क्या कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ना बेंजीन रिंग की तरफ भेज रहा होता है, इसे हम बोलते हैं +R इफेक्ट। ओवरऑल जो -I इफेक्ट होता है ना हेलोएरिन का, +R इफेक्ट से वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना वो क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन, वो स्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, आउट ऑफ पैरा टोल्यूएल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाई। सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पैरा टोल्यूएल्डिहाइड में क्या होता है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड होता है विच इज CHO, ठीक है, और साथ में क्या होता है, पैरा पोजीशन पे हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे भी क्या है, CHO है, और यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप अटैच है। तो हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन फास्टर देता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे। अब ये जो कार्बन होता है ना इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो अब जो CH3 ग्रुप है ना ये ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओवरऑल ना ये क्या करता है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। वेरास इन NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ये ना कार्बन पे इंक्रीज करेगा। सो एज ए रिजल्ट जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो वहीं पे अटैक करेगा, यहाँ जहां पे उसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो वो अटैक करेगा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्टर होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 20 का बी पार्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP। 2,4-DNP होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रासीन। रिएक्शन शो करेंगे, हमें क्या दिया है, एसीटोन दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हमें इसको रिएक्ट करना है किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, तो हमारा क्या होता है NH2NH, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन होता है, NO2 NO2। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रासीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। जब ये रिएक्शन होती है ना तो आपको एक चीज याद रखना है, जो CO है ना यहां से ऑक्सीजन और NH2 का ना हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो यहां से ना वाटर रिलीज हो जाता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है।
तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो आ जाएगा NH, बेंजीन रिंग, NO2 NO2। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसे हम बोलते हैं एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। 20 का और वाला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें दिया है बेंजीन को कन्वर्ट करना हमें मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में। तो डायरेक्टली अगर आपको बेंजीन को ना बेंजल्डिहाइड में ना कन्वर्ट करना है तो हम यूज कर सकते हैं एक रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। ठीक है, तो इससे ना हमारा क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और अगर हम अब इसकी नाइट्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, ठीक है, तो याद रखना ये जो होता है ना CHO जो एल्डिहाइड होता है ना, -R इफेक्ट शो करता है, ये ना मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये मेटा पोजीशन पे हमारा जुड़ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ गया, हमारा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमो बेंजीन को कन्वर्ट करना हमने बेंजोइक एसिड में। सबसे पहले ना हम ब्रोमो बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नॉन रिएजेंट में। हम मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट हमारा बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr। अब हम इसे ना बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले याद रखना ग्रिग्नॉन रिएजेंट में क्या होता है, जो कार्बन है ना इस पे डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम इसमें क्या लेंगे, CO2 लेंगे। ठीक है, हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है ना, ये कार्बन पे अटैक करेगा CO2 के कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स ना ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ जाएगा। तो हमारा कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा कि हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O MgBr यहाँ पे आ जाएगा। अब मैग्नीशियम पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। और जब हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, तो H+ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमारा कन्वर्जन हो गया ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन पेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के ना हम पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग। विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प इन दिस प्रोसीजर। अब ये जो DNA होता है ना, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना उससे ये ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब जो उनके ऑफस्प्रिंग है उसमें ये ट्रांसफर होता है। तो पेरेंट्स और जो इंडिविजुअल है ना, इन दोनों का जो DNA है ना, ये कुछ कुछ क्या करता है, मैच करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं कि ये क्या है, हेरिडिटी शो करता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर होता है और पेरेंट्स से इंडिविजुअल में ये क्या हो सकता है, DNA ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी से चेक करके हम पेटर्निटी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन ए नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू चेंज इन pH। नेटिव प्रोटीन सबसे पहले याद रखना ये क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, फंक्शनल होता है। अगर आप pH चेंज करो ना तो याद रखना क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जब प्रोटीन होता है ना अपनी सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म में, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, जब आप क्या करते हो, pH चेंज करते होते हो, वो ना डिस्टर्ब हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने से ना इसका जो फंक्शन है प्रोटीन का, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो काम नहीं करता है। इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सो एज ए रिजल्ट इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। दिस सेक्शन कंटेन्स 7 क्वेश्चन। इसमें 7 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट डाल देंगे। हम मेटल को पहले लिखते हैं। हमें दिया है बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन डाई हाइड्रोक्सीडो
क्रोमियम 3 क्लोराइड। सबसे पहले हम क्रोमियम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को लिखेंगे। हमें क्या दिया है, लिगेंड दिया हुआ है इथेन 1,2-डायमाइन, बेस मतलब वो 2 है, हम EN ट्वाइस लिखेंगे। ड्राई हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो क्या होता है, OH, हमें ट्वाइस दिया, ब्रैकेट क्लोज, और एंड में दिया है क्लोराइड Cl। सबसे पहले ना अगर हमें इसे बैलेंस करना है, हम ना चार्ज पता करेंगे। Cr का कितना दिया है, +3 दिया है, En क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और OH क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 + 0 -1 × 2। ओवरऑल इसका अगर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लोरीन का होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CrEn ट्वाइस OH ट्वाइस Cl। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट है, डज आयनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या दिया, कंपाउंड HgCOSCN4। ठीक है, अब आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, जो लिगेंड होता है ना, ठीक है, जो लिगेंड होता है वो एक्सचेंज होता है काउंटर आयन से। मतलब जो काउंटर आयन है वो भी क्या बना पाए, लिगेंड बना पाए। बट यहां पे अगर आप काउंटर आयन देखोगे ना तो यहां पे क्या है, Hg है। तो Hg जो है वो लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ये क्या कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर सकता है, बट ये लिगेंड को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ये जो कंपाउंड है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 22 का सी पार्ट है, इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ए लुईस एसिड और ए लुईस बेस, एक्सप्लेन। अब जो सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोई भी मेटल होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कहां से वो एक्सेप्ट करता है, लिगेंड से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है। सो एज ए रिजल्ट अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है, कैन वी कंस्ट्रक्ट ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल कंपोज्ड ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन योर आंसर। सपोज हमारे पास क्या है, दो हमारे पास है हाफ सेल है, हमने दोनों में क्या डाल दिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड डाला है, और इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों में क्या है, ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने डाला है। दोनों को हमने क्या किया है, वायर से कनेक्ट किया है, और दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो होगा प्रेजेंट होगा। और अगर ये दोनों में ना, अगर ZnSO4 की अगर हम कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, दोनों में डिफरेंट रखते हैं। अगर कंसंट्रेशन आप डिफरेंट रखोगे ना, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से E ऑफ द सेल जो है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। सो एज ए रिजल्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, दो हाफ कंपोज्ड ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों की कंसंट्रेशन क्या चाहिए, ZnSO4 की डिफरेंट कंसंट्रेशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। हमें डेटा दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 का वैल्यू दिया, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ दिया है। अगर हम कॉलरेश लॉ की बात करेंगे ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ के इक्वल, प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि Cl ट्वाइस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। ठीक है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 का दिया 258.6, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ भी दिया 106, प्लस ट्वाइस ऑफ हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निकालना है। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इट विल बी इक्वल टू 258.6 माइनस 106। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू 152.6 डिवाइडेड बाय 2। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव हम निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी पार्ट है, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल दिया है 0.146 पर सेंटीमीटर।
हमें कंडक्टिविटी बताना है 0.01 मोलर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का है 298 केल्विन में। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दिया 1000 ओम्स। तो जो सेल कांस्टेंट है ना, इसे हम ना जी स्टार भी कहते हैं। तो जो जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट, ये होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो हमें सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें कंडक्टिविटी बताना है। तो जो कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइडेड बाय आर। जी स्टार कितना दिया 0.146 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.46 10⁻⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। हमें रिएक्शन का नाम बताना है, स्ट्रक्चर बताना है और आईयूपैक नेम प्रोडक्ट का बताना है। हमें आंसर बताना है 2। हमें 3 दिए हुए हैं, हमें कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले फिनोल रिएक्ट विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमने क्या लिया है, सबसे पहले फिनोल लिया है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो हमारा बनता है बेंजीन जो है ना, इसमें एक तरफ आ जाता है हमारा OH और एक तरफ CHO ग्रुप हमारा जुड़ जाता है। इससे हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिल एल्डिहाइड हमारा कंपाउंड बनता है और ये जो रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। इसे राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एनी टू। हमें 3 दिए हुए हैं, हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमें दिया फिनोल रिएक्ट विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमने क्या लिया है, फिनोल लिया है, ठीक है। सबसे पहले आप फिनोल लोगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ, साथ में हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन है ना, उसमें CHO ग्रुप हमारा जुड़ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसे हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड हमारा कंपाउंड बनेगा। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसे हम राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। बी रिएक्शन है, हमें कंपाउंड दिया रिएक्ट विद C2H5Br, ठीक है। हम इस कंपाउंड को लिखेंगे, हमें दिया CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA, ठीक है। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे ना, तो ये हमारा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड है। इसे हम C2H5 के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये ना एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, Br पे डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। NaBr हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 OC2H5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा। अब हम इस कंपाउंड की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये ना हमारा ईथर बना है और इस कंपाउंड का हम जब नेम देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2-मिथॉक्सी। सेकेंड पोजीशन में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 है, पेंटेन, ठीक है। तो इसमें ना हम अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये विलियमसन सिंथेसिस है जिसमें हम ईथर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सी पार्ट है, हमें दिया CH3CH2CN रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CN, हमने स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, इसकी रिडक्शन होती है, ये नाइट्राइल ग्रुप होता है, इसकी रिडक्शन होती है तो ये बनाता है CH3CH2CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसे हम इमाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इमाइन है। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इसमें डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CHO।
तो इसमें ना हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो ये होती है स्टीफन्स रिएक्शन। तो ये स्टीफन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए ए बी सी डी। कंपाउंड ए बी जो सी है इसमें क्या है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट है, 2,4-DNP टेस्ट ये दे रहा है, ठीक है। वेरस ए बी जो है वो रिड्यूस कर रहा है टॉलिन रिएजेंट को, सी एंड डी नहीं कर रहा है। बी सी जो है वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहे हैं आयोडोफॉर्म के साथ विद NaOH, और जो डी है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। हमें ABCD बताना है और हमें दिया है जो गिवन नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कंपाउंड में सिर्फ 3 कार्बन है और एक कंपाउंड में 2 कार्बन है। हमें एक्सप्लेनेशन देना है हमारे आंसर का। सबसे पहले हम ए कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके कंपाउंड की बात करेंगे। ए कंपाउंड जो है वो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया, जो ए है वो रिड्यूस कर रहा है टॉलिन रिएजेंट को। टॉलिन रिएजेंट को अगर ये रिड्यूस करा है तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ये हमें पता चल गया एक ए एल्डिहाइड है, और इंफॉर्मेशन हमें ए का नहीं दिया। बी भी क्या कर रहा है, 2,4-DNP टेस्ट ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, कार्बोनाइल होगा। अब जो बी है वो भी टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट हमें और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, बी एंड सी गिव येलो प्रेसिपिटेट, मतलब जो बी है वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है आयोडीन के साथ विद NaOH। तो येलो प्रेसिपिटेट ये तभी देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट तभी देता है जब इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इस एल्डिहाइड को बना लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा जो कंपाउंड बी है ना, ये क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है, विच इज इथेनॉल। तो बी हमारा क्या हो गया, इथेनॉल। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो पहला ए क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि 3 कंपाउंड हमारे 3 कार्बन के, बाकी 2 कार्बन के। तो पहला कंपाउंड हो जाएगा हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो पहला हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब कंपाउंड सी की बात करेंगे। सी में क्या दिया हुआ है हमें, सी भी हमारा 2,4-DNP टेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है, बट जो सी है ना वो टॉलिन्स टेस्ट शो नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन होगा, ठीक है, कीटोन होगा। और साथ में क्या दिया, ये येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 3 कार्बन का हमें कंपाउंड बनाना है, तो 3 कार्बन का कीटोन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो C हमारा एसीटोन होगा। और अगर हम डी की बात करें, अब ये जो डी है ना, तो ये 2,4-DNP टेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, ना ये टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, ना तो येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, बट ये ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ना, ये शो करते हैं एसिड, ठीक है। तो हमें 3 कार्बन का एसिड बताना है, जो हो जाएगा CH3 CH2COOH, हो जाएगा हमारा प्रोपेनाइक एसिड। तो ये हो जाएंगे हमारे कंपाउंड ABCD। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। When sucrose is hydrolyzed, the optical rotation value are measured। तो वैल्यूज हमने मेजर किए यूजिंग पोलारीमीटर, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल दिया हुआ है। इनिशियल जब सुक्रोज प्रेजेंट था तो वैल्यू था 66.5 डिग्री, और जब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मतलब ये जब डिसोसिएट हो गया तो वैल्यू हो गया -39.9 डिग्री। अकाउंट फॉर द 2 स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू। तो हमने स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू के बारे में बताना है। अगर हम सुक्रोज की बात करें ना, ये होता है C12H22O11। वाटर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और ये फ्रक्टोज बनाता है C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो हमारा सुक्रोज है ना, इनिशियली इसकी वैल्यू होती है +66.5। तो ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। बट जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है ना, तो ग्लूकोज की वैल्यू होती है 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज की वैल्यू होती है -92.4 डिग्री। तो ओवरऑल जब सोल्यूशन देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -39.9 डिग्री। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। तो इसी वैल्यू को हमने क्या देखा, इस टेबल में देखा है। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू सुक्रोज बेस्ड ऑन द above ऑब्जर्वेशन।
अगर हम अबव ऑब्जर्वेशन देखेंगे ना, तो सुक्रोज में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रही है, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इनवर्ट शुगर। ठीक है, तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। पहले ये क्या था, डेक्स्ट्रो था। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब ये पॉजिटिव था, अब ये क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो से ये बन रहा है लीवो, इसका साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। हमें थर्ड पार्ट दिया है, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्लूकोज। हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, दैट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू गिव कंपाउंड ए। हमें कंपाउंड ए बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ये होता है C+OH। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHOH4 CH2OH। तो ये क्या हमारा ग्लूकोज है। हम इसे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ विच इज NH2OH। हम रिएक्ट किया, अब क्या होता है, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसमें CO और यहाँ से क्या होता है H2O क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर क्या रिमूव हो जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, हमारा बनता है CH+NOH CHOH4 CH2OH। और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम ग्लूकोक्साइन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है +C4H9Br। प्लस मतलब ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसने हाइड्रोलिसिस पे क्या दिया है, कंपाउंड प्लस और माइनस क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है C4H9OH। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब जो कंपाउंड ए होगा ना, अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, 4 कार्बन है और Br अटैच है, तो ये याद रखना, ये क्या होगा हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर होगा C2H5 CH3Br। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच है। और अगर हम ना इससे रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों है, तो ये SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। ठीक है, जिससे ये एल्कोहल बनाएगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें, सपोज हमारे पास है C2H5 CHBr CH3। हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ना कार्बोकेटाइन बना देगा। कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा CH+ CH3 C2H5 और Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये याद रखना क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। नेक्स्ट हम ना कार्बोकेटाइन लेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। अब इसमें क्या होता है, ये ना फास्ट स्टेप होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, हम क्या ले रहे हैं, OH नेगेटिव ले रहे हैं। अब ये ना दोनों तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर सपोज इसने दोनों तरफ से अटैक किया और ये फास्ट रिएक्शन होती है, तो अगर हमारा जो कंपाउंड बन रहा है दोनों इक्वल क्वांटिटी में बने तो हमारा बन जाएगा CH। ठीक है, CH3 C2H5, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CHOH C2H5 CH3। अगर ये दो कंपाउंड देखोगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है, मिरर इमेज है, इनएंशियोमर है। और अगर दोनों सपोज एक पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव है और दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी में है तो ये रेसमिक मिक्सचर बनाता है। तो ये हमारा बन जाएगा प्लस और माइनस C4H9OH। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड 0.2 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। गिवन दिया हुआ है 2.303 R का वैल्यू कितना होता है, 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हमें सपोज टेम्परेचर ये दिया हुआ है T1 है, ये टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा, ये क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। हमें EA का वैल्यू पता करना है। हमें पता है लॉग किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R। ठीक है, 1 बाय T1 माइनस और 1 बाय T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें दिया हुआ है K2 का वैल्यू दिया है 0.20 डिवाइडेड बाय 0.02। EA हमें कैलकुलेट करना है 2.303 इंटू R हमें ऑलरेडी दिया है
19.15। 1 बाय T1 का वैल्यू दिया है 200 माइनस और 1 बाय T2 कितना दिया है 500 हमें दिया है। ये हो जाएगा हमारा log of 10। log of 10 क्या होता है वैसे 1 होता है, ये डिवाइडेड बाय 19.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम 500 माइनस 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 500। ये को एक तरफ ले जाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ 10 हमारा 1 हो जाएगा 19.15 इंटू 200 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 300। अब ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6383 जूल्स पर मोल। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर है। सेक्शन डी की बात करेंगे। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर केस बेस्ड क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस एंड कैरी 4 मार्क्स, 1 + 1 + 2 मार्क्स ईच। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय वेरियस लिगेंड दिया। मेटल कॉम्प्लेक्स शो डिफरेंट कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन से डिफरेंट कलर शो होता है। कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG लेवल। तो ना डी ऑर्बिटल के क्या होते हैं, स्प्लिटिंग होती है, एक नीचे क्या बन जाता है हमारा T2G, ऊपर आ जाता है EG, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है T2G से क्या किस में, EG में। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर एब्जॉर्ब। हमें वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बताना है बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ CR। CR के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दिया है, उसने A के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया B, C, D के साथ। हमें वेव नंबर दिया और एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता है E = hc बाय क्या होता है, h न्यू होता है और hc बाय लैम्डा। ठीक है, जो क्या होता है 1 बाय लैम्डा होता है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर और hc न्यू डैश। तो अगर हम बात करेंगे जो एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर के। तो जिसका वेव नंबर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, उसमें सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, उसमें सबसे ज्यादा T2G और EG का डिफरेंस होगा। और हम एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब हुआ है। तो अगर हम A, B, C, D की बात करें तो सबसे ज्यादा वेव नंबर D का है, सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब उसकी है, तो उसमें ही सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि ये याद रखना ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। सो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें D। सेकंड दिया हुआ है, और विच ऑफ द टू A एंड D में विल बी वीक फील्ड लिगेंड। A एंड D में वीक फील्ड लिगेंड कौन होगा, जिसका वेव नंबर और एनर्जी सबसे कम है। तो जो A है इसका वेव नंबर भी सबसे कम है, इसकी एनर्जी भी सबसे कम है, तो जो A है वो वीक फील्ड लिगेंड है। B क्वेश्चन है, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वायलेट इन कलर, CrA6 3 नेगेटिव, CrB6 3+। गिवन हमें दिया हुआ है 560 से 570 नैनोमीटर ऑफ लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो वायलेट कलर होता है। सबसे पहले हम A और B का ना वेव नंबर ले लेंगे। A का वेव नंबर दिया हुआ है हमें 13640, तो लिख लेंगे यहाँ पे 13640। B का वेव नंबर हमें कितना दिया हुआ है 17830। ठीक है, हम लिख लेंगे 17830। वेव नंबर याद है ना किसके इक्वल होता है, 1 बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय वेव नंबर, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3640। ये पर सेंटीमीटर था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको डिवाइड कर देंगे 17830। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो हमारा ये बन जाएगा 560 नैनोमीटर, और ये सेकंड वाला हमारा क्या बन जाएगा 733 नैनोमीटर। ठीक है, तो 560 नैनोमीटर क्या आ रहा है, A से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, तो ये वायलेट कलर का होगा। नेक्स्ट हमें C क्वेश्चन दिया, इफ द लिगेंड अटैच टू Cr3+ इन द कॉम्प्लेक्स इन द गिवन टेबल आर वाटर, साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड अमोनिया, नॉट इन दिस ऑर्डर, आइडेंटिफाई द लिगेंड, राइट द फॉर्मूला एंड आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर सपोज हमें क्या दिए हैं, 4 इन्होंने क्या दिए हैं, लिगेंड दिए हैं। वाटर हो सकता है H2O, साइनाइड Cn नेगेटिव हो सकता है, क्लोराइड Cl नेगेटिव एंड अमोनिया NH3। ठीक है, हमें याद होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है Cl नेगेटिव होता है, ठीक है, फिर आता है हमारा H2O आता है लिगेंड में, देन NH3, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है हमारा Cn नेगेटिव।
ठीक है। अगर हम पिछले टेबल में जाएंगे ना तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर, मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो क्लोराइड होगा, बी वाटर होगा, सी अमोनिया होगा और डी क्या होगा हमारा CN नेगेटिव विच इज साइनाइड। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, CrA63 नेगेटिव, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा CrCl63 नेगेटिव। अब हम इसका नाम बताएंगे। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। Cr होता है X, क्लोरीन का हो जाएगा 1 - 6 = -3, ओवरऑल ये हो जाएगा +3, ठीक है। हम लिखेंगे नाम इसका हेक्सा, ठीक है। याद रखना ये क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें O लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो लिगेंड है नेगेटिव है तो मेटल के साथ 8 लग जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमेट 3 आयन, ठीक है। वेयर एज हमें दिया हुआ CrC6, C क्या हमारा NH3 है, तो लिख लेंगे CrNH3 6 3+, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो Cr को X ले लेंगे, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है 0 = +3, तो इसका +3 होगा, तो हम लिख लेंगे नाम हेक्सा, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम हम सेम लिखेंगे अमाइन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम भी हम सेम ही लिखेंगे क्रोमियम, और एंड में हो जाएगा 3 आयन। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया, लेड एसिड बैटरी रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी। तो लेड एसिड ना ओल्डेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी है। लेड एसिड बैटरीज कैन बी फाउंड इन वेरियस वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल पावर स्टोरेज जैसे UPS सिस्टम, इग्निशन पावर सोर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑल्सो अलॉन्ग विद लार्ज ग्रिड स्केल पावर सिस्टम। तो हर एक जगह में, पुरानी जगह पे ये प्रेजेंट है। द स्पॉन्जी लेड एक्ट एज ए एनोड एंड लेड डाइऑक्साइड एज ए कैथोड। एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। हमें रिएक्शन दिया एनोड पे Pb+SO4 2 नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 2 नेगेटिव, एंड कैथोड में PbO2 4H+SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद रखना है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं कैथोड एंड एनोड पे। नेक्स्ट, देयर इज नो सेफ वे ऑफ डिपॉजिट। ये जो बैटरीज होती है ना, ये सेफ नहीं होती है, तो ये लैंडफिल में चले जाती हैं। लेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है काफ़ी डेंजरस होते हैं, पॉल्यूट करते हैं सॉइल को, एयर को, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होते हैं। अब हम डिज़ाइन करना चाहते हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल बैटरी सिस्टम, ताकि हम उसको रिप्लेस कर पाए। जो फ्यूल सेल है वो फ्यूचर ऑफ एनर्जी है। हाइड्रोजन को हम ग्रीन फ्यूल की तरह कंसीडर करते हैं। प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की इसका स्टोरेज। करेंटली अमोनिया एंड मिथनॉल आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फ्यूल सेल। दे आर ऑब्टेन इंडस्ट्रियली एंड दे कैन बी एडेड टू द एनवायरमेंटल इशू। तो हाइड्रोजन भी हम ना कहाँ से ले रहे हैं, अमोनिया मिथनॉल से, जो ऑलरेडी काफ़ी क्या है, हार्मफुल है। If the problem of storage is hydrogen is overcome, is it a green fuel? क्या वो green fuel हो सकता है? Despite being the most abundant element in the universe, hydrogen does not exist on its form, so need to be extracted from water. तो हाइड्रोजन ना ऐसे प्रेजेंट तो बहुत है यूनिवर्स में, तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, बट इसको हमें ना एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वाटर से, जिसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कार्बन के फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बोथ ऑफ दिस प्रोसेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is currently more than that of gain from the hydrogen. हाइड्रोजन से जितनी मिलेगा उससे ज़्यादा आप यूज़ कर लोगे। In addition, this extraction typically require the use of fossil fuel. More research is being conducted in the field to solve this problem. Despite the problem of no good means to extract hydrogen, it is uniquely abundant and renewable source of energy, perfect for zero carbon emission. अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएंगे तो इसका जीरो कार्बन एमिशन होगा। ये पार्ट है, how many coulomb have been transferred from anode to cathode in order to consume 1 mole of sulfuric acid during discharge of lead storage cell। ठीक है, तो हमें बताना कि जब 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कंज्यूम होता है, कितना जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4 से हमारा बनता है ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस H2O, और जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है,
तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अगर हमें ना सपोज 2 मोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, तो हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत होगी। 2 मोल्स होता है 2 फैराडे। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 1 मोल ऑफ H2SO4 को डिस्चार्ज करना, तो हम 1 फैराडे चार्ज लेंगे। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, जो ये आंसर है। बी पार्ट है, हाउ मच वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग लेड स्टोरेज सेल इफ ईच सेल डिलीवर अबाउट 2 वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज 1 फैराडे 96500। तो हमें पूछा है कि कितना हम उससे काम करा सकते हैं। हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा -N एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, फैराडे 96500 है, वोल्टेज दिया हुआ है 2, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आएगा -386000 जूल्स, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, जो वर्क एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इतना जूल्स ऑफ जो है वर्क इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सी है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट हाइड्रोजन इज ए ग्रीन फ्यूल, गिव योर कमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर व्यूज। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल है। फॉर क्यों हम इसके स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो ना तो आपको ना वाटर मिलता है, और वाटर जो है वो आप यूज भी कर सकते हो, और यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसके फॉर है। अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट, ठीक है, अगर हमें हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली हम वाटर को डिसोसिएट करके ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। सो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन जो बनाना है दैट इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस। और की बात करेंगे, इमेजिन यू आर ए मेंबर ऑफ ए एजेंसी फंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट यू विल फंड एंड व्हाई। ये आप खुद से लिख सकते हो। सेफ रिसाइकलिंग ऑफ लेड हमें क्यों करना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी जो ग्रीन फ्यूल है उसकी तरह ये काम कर पाए, और जो पॉल्यूशन है वो कम हो पाए। नेक्स्ट है सेक्शन ई, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक का 5 मार्क्स है, एंड ऑल क्वेश्चन हैव ए इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 31 है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर जब n का वैल्यू 1 होता है ना, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का n+2 अंडर रूट, तो हो जाएगा 1+2, तो तब अंडर रूट ऑफ 3 होता है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। Sc का होता है 3d0, तो इसका ओवरऑल 0 हो जाएगा। Ti 3+ होता है हमारा 3d1, 2+ होता है 3d2, कॉपर हो जाएगा हमारा 3d9 एंड जिंक 3d10। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जो हमारा क्या है Ti 3+ है और जो कॉपर 2+ है, उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो उनका जो बोहर मैग्नेट्रॉन होगा वो होगा 1.73। बी पार्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। अगर हम आयरन को कोरोजन से बचाना चाहते हैं, कोरोजन में याद रखना आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, तो हम किसे सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड की तरह यूज करेंगे, निकल और जिंक। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया। सबसे पहले आयरन को देखते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट्स, निकल का -0.25 वोल्ट और जिंक का -0.76। ठीक है, याद रखना जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होता है ना, वो एज ए एनोड काम करता है, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अगर हम आयरन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम एक ऐसा मेटल लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से ज्यादा कम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 है। तो ये एज ए एनोड काम करेगा जिंक, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और इसका कोरोजन होगा। 31 का सी पार्ट है, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर 1592 एंड 1509 किलो जूल्स पर मोल रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ Mn। ठीक है, Mn की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, मतलब Mn+ से जब वो Mn2+ बनता है, क्योंकि क्या होता है जो Mn2+ होता है ना, वो क्या होता है 3d5 होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये क्या होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ये स्टेबल होता है, और इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लोअर होती है।
मेरा जो क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम 2+ की, ये क्या होता है 3d4 होता है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो एज ए रिजल्ट इसकी वैल्यू हाई होती है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करेंगे, गिव टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी ऑफ Sc एंड Zn। अगर हम Sc की बात करें, नॉर्मली ये रहता है Sc3+ की फॉर्म में और जिंक रहता है Zn2+। Sc3+ होता है 3d0, Zn होता है 3d10। अगर हम दोनों की बात करें ना, तो दोनों में ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो एज ए रिजल्ट ये क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों क्या होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं। ई पार्ट है, व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट कॉज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, सपोज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जो साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है, साइज डिक्रीज होता है एक्टिनॉइड में, तो इसे हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पुअर शील्डिंग होता है, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। 5f जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते, सो एज ए रिजल्ट जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो साइज है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। एफ पार्ट है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। क्रोमेट आयन होता है हमारा CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। क्रोमियम को यहाँ पे सपोज हमने x लिया, ऑक्सीजन हो जाएगा -2 × 4 इज इक्वल टू -2, x हो जाएगा +6। डाइक्रोमेट में क्या हो जाएगा 2x लेंगे, -2 × 7, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इज इक्वल टू 2x -14, तो ओवरऑल हो जाएगा ये हमारा +12, तो x हो जाएगा +6, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दोनों में +6 क्रोमियम का। जी है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ Ki विद एसिडिफाइड KMnO4। तो हमने क्या करना है, Ki की रिएक्शन करनी है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10I नेगेटिव प्लस 2MnO4 2 नेगेटिव प्लस 16H प्लस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब याद रखना, जब ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होता है ना, तो ये क्या होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो हमें पता है कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को ना इंक्रीज करते हो तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सो हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ग्लूकोज की वाटर में इंक्रीज होगी। 32 का बी पार्ट है, इब्राहिम ने कलेक्ट किया 10 ml ईच ऑफ फ्रेश और ओशन वाटर और ऑब्जर्व किया 1 सैंपल P फ्रोज, वो फ्रीज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस में, और Q फ्रीज हुआ -1.3 डिग्री सेल्सियस। इब्राहिम ने को भूल गया कि P और Q कौन सा ओशन वाटर है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कंटेनर में ओशन वाटर है और हमने रैशनलाइज करना है हमारा आंसर। अगर हम बात करें Q की ना, ये है -1.3 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर से क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन, इसे हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये इसलिए होता है जब हम क्या ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जो ओशन है ना उसमें क्या होता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है उसके वाटर में, एज ए रिजल्ट क्या होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, तो जो Q है ये क्या होगा ओशन वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी पार्ट है, हमें कैलकुलेट करना वेंट ऑफ फैक्टर एक्वस सोल्यूशन दिया K3FeCN6 का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया अल्फा 0.852, बॉइलिंग पॉइंट बताना है हमें सोल्यूशन का, कंसंट्रेशन है 1 मोलर, Kb का वैल्यू दिया 0.52 केल्विन kg पर मोल, एक्वस सोल्यूशन दिया मतलब वाटर प्रेजेंट है, हमें दिया हुआ है K3FeCN6, तो हमने ये इसमें डाला है, ठीक है। अब जब ये डिसोसिएट होगा बनाएगा 3K प्लस FeCN6 3 नेगेटिव,
तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस करेगा, टोटल 4 आयंस ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है, आई का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं 4 - 1, अल्फा कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.852, तो हो जाएगा 1 + 3 × 0.852, तो 3 × 0.852 होता है 1 + 2.556 और 3.556 हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू होगा। नेक्स्ट हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। एक्वा सोल्यूशन था तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, आई के बी इंटू स्मॉल एम। आई का वैल्यू है 3.556, के बी का वैल्यू है 0.52, 1 मोलर सोल्यूशन है तो ये 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.85 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर में क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्लस करेंगे 1.85, तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 101.85 डिग्री सेल्सियस। 32 का और वाला क्वेश्चन है, ए दिया, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड एनिलीन आर मिक्स्ड विद ईच अदर, व्हाट इज द चेंज इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिविएशन। जब ना फिनोल और एनिलीन साथ में रहते हैं ना तो दोनों के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ना याद रखना इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाती है और इसमें नेगेटिव डिविएशन क्या होता है, शो होता है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव डिविएशन आ जाता है। नेट चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम विल बिकम लेस देन 0। चेंज इन वॉल्यूम बिकम लेस देन 0 और डिक्रीज हो रहा है। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज अगर हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, तो सपोज हमने फिनोल लिया तो इसका वेपर प्रेशर ऐसे इंक्रीज होगा, और यहाँ पे सपोज हमने क्या लिया हुआ है, एनिलीन लिया तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ से डिक्रीज होगा, और ये हो जाएगा हमारा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल वेपर प्रेशर होगा। तो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डिविएशन का आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर इज 23.80 mm ऑफ Hg if 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। हमें ना यहाँ क्वेश्चन पे 1 मोल दिया था, बट एक्चुअल में जो सोल्यूट डिसॉल्व होता है वो वेरी लेस होता है, इट विल बी 0.1 मोल। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो P0 - P डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू Chi2। Chi2 किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय N1 + N2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें पता है ये 0.1 है, यहाँ पे भी क्या 0.1। अब हमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बताना है, तो सॉल्वेंट है वाटर, मोलर मास होता है 18, तो ये हो जाएगा 5.55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.55 और 0.1 डिवाइडेड बाय 5.65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.018। मोल फ्रैक्शन मिल गया। P0 का वैल्यू हमें पता है 23.80 - P, ये हो जाएगा 23.8। हमें मोल फ्रैक्शन का मिल गया, Chi2 का वैल्यू मिल गया 0.018। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.8 - P, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.428। ठीक है, अब हम बात करेंगे P का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 23.8 - 0.428, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.37 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7NO2। ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में होगा, और जो आइसोमर A है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा तीनों में। अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक NO2 है, टोटल 7 कार्बन है, तो एक तो बेंजीन होगा, साथ में कार्बन जुड़ा होगा CH3 की फॉर्म में। और हमें बोला है कि इसका जो एक आइसोमर है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो याद रखना जो पैरा है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है तो उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है।
तो हम बना लेंगे बेंजीन, उसके साथ एक CH3 और पैरा पोजीशन पे हम NO2 यहाँ पे जोड़ देंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसकी हमने रिडक्शन किया, इसको रिडक्शन से हमने B बनाया। रिडक्शन हम कैसे करते हैं, इस कंपाउंड की हम करेंगे SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो रिडक्शन में हमारा क्या होगा, जो NO2 है ना वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3NH2। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो कंपाउंड बी है इसको ट्रीट किया NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो हम NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। इसमें क्या बनेगा हमारा CH3N2 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब हमने जो कंपाउंड सी है इसे ट्रीट किया H3PO2, ठीक है। तो हमने इसको रिएक्ट किया H3PO2, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट का जो N2 है ना, इसको ना यहाँ से वो रिमूव कर देता है, तो नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है यहाँ से, और यहाँ पे ना हाइड्रोजन, तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन, विच ऑन फर्दर रिडक्शन विद CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव कंपाउंड E। तो हमारे पास जो ये टॉलिन है ना, हम इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे CrO2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड है। साथ में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो हमारा ना बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो हमारे बेंजीन के साथ CHO ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये है हमारे कंपाउंड A, B, C, D एंड E, तो ये हमारे कंपाउंड हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का और वाला पार्ट है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एन इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइल अमाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। अगर हम ये कंपाउंड बनाए ना, तो क्या बेंजीन है, यहाँ पे है हमारा पास S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, NH(C2H5), ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड। इसमें जो याद रखना, जो ये ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एज रिजल्ट नाइट्रोजन के साथ जो ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। सो इस हाइड्रोजन को ना हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो कंपाउंड है ये सॉल्युबल हो जाता है इन अल्कली, ठीक है। तो ये कंपाउंड सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये अल्कली के साथ रिएक्ट कर सकता है। सेकंड पार्ट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग Fe एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर SN प्लस HCl, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है ना, तो अगर हम इसकी रिडक्शन करना चाहते हैं तो हम प्रेफर करते हैं Fe प्लस HCl, ठीक है। इसको इसलिए हम प्रेफर करते हैं, सबसे पहले हमारा एनिलीन तो बन जाता है, साथ में ना हमारा FeCl2 भी इसमें क्या बनता है। अब ये जो FeCl2 है ना, जब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो हमें HCl जो है वापस मिल जाता है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ये जो रिएक्शन है ना, इनिशियल हमें ना वेरी लेस क्वांटिटी चाहिए HCl की, क्योंकि रिएक्शन में खुद क्या हो रहा है, FeCl2 हाइड्रोलिसिस के बाद HCl बना देता है। सो दैट्स वाई हम ये जो Fe प्लस HCl है इसे हम प्रेफर करते हैं फॉर रिडक्शन। बी है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू। अगर pKb की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करेंगे। सबसे कम बेसिक होता है C6H5NH2। इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, तो ये लोकलाइज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसकी pKb की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। हम pKb की वैल्यू की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा C6H5NHCH3। इसमें भी क्या है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रेजोनेंस में तो जाएंगे, लोकलाइज तो इलेक्ट्रॉन्स है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा NH3। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, लोकलाइज। तो पहले दो में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, डी लोकलाइज थे। NH3 के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकलाइज्ड है। इसके बाद हमारा कंपाउंड आ जाएगा C6H5CH2NH2। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह प्रेजेंट है, CH2 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट एक तरफ से C6H5 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
और जो सबसे ज़्यादा बेसिक है और जिसकी pKb की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है वो है हमारा CH3NH2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है। तो लास्ट वाले जो 3 थे एग्जांपल, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, लोकलाइज थे। सो दैट्स वाई बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और pKb की वैल्यू कम है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमें ये 3 क्या दिए, कंपाउंड दिए, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। सबसे पहले होगा C2H5Cl, उसके बाद होगा C2H5NH2 और उसके बाद होगा हमारा C2H5OH। सबसे पहले लास्ट वाले 2 जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वेयर एज C2H5Cl है ना, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही शो करता है क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। वेयर एज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई एल्कोहल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, जिसमें अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3COOH, इसका ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। उसके बाद होता है C2H5OH, एल्कोहल का होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। उसके बाद होता है CH3NH2, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है। और सबसे कम होता है CH3OCH3, तो ईथर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है।